नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। ऐसे समय में जब कई म्यूचुअल फंड्स ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है, वैसे में इंडेक्स फंड में क्या प्रदर्शन के लिहाज से अगर देखा जाए निवेश करना अभी सही समय है? क्या ऐसी वजह हो सकती है? इंडेक्स फंड क्या होते हैं? आप इसमें कैसे निवेश कर सकते हैं? ये तमाम ऐसे सवाल है जिसका जवाब आज के इस शो में हम जानने वाले हैं। इंडेक्स फंड में निवेश कौन करे, किसे करना चाहिए और कैसे करें? हमारे साथ जो खास मेहमान है वो है आज श्वेता जैन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। श्वेता, आपका बहुत स्वागत है आज के शो में। थैंक यू स्वाति। श्वेता से इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले देखते हैं आज के शो में क्या है खास। आज हम जानेंगे बिगड़े बाजार में इंडेक्स फंड कैसे बनेगा सहारा, क्या है इंडेक्स फंड में निवेश के फायदे, क्या नया निवेशक इंडेक्स फंड में करे निवेश, क्या है इंडेक्स फंड में निवेश का तरीका। तो श्वेता, यही समझना चाहते हैं, कई दर्शकों ने हमसे बार बार ये सवाल पूछे हैं, इसलिए हमने आज एक आधे घंटे का शो सिर्फ इंडेक्स फंड पे रखा है, यही जानने के लिए कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं। क्योंकि डेफिनेटली जब हम देख रहे हैं कि बाजार में उथल पुथल काफी मची हुई है, तो इंडेक्स फंड जो हैं उनके अपनी नेचर के हिसाब से बाजार के इस उथल पुथल में कैसे काम करते हैं? जी, इंडेक्स फंड्स का मतलब है कि वो एक कोई इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। तो एक जो भी आप जैसे एक इंडेक्स ले लीजिए, चाहे निफ्टी ले लीजिए या सेंसेक्स ले लीजिए, कोई भी एक इंडेक्स ले लीजिए, तो इंडेक्स फंड्स उनको एकदम ट्रैक करते हैं। तो जैसे जो प्रोपोर्शन में हर एक शेयर्स होता है उस इंडेक्स में, उसी प्रोपोर्शन में आपके इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं। ऐसे मार्केट में जहाँ पे बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है, बहुत उतार चढ़ाव होता है, इंडेक्स फंड्स एक्चुअली आपके लिए बेटर होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वॉलेटिलिटी कम होता है, उतार चढ़ाव इंडेक्स फंड्स में कम रहता है। तो उसके लिए नए निवेशकों को हम अक्सर ये रेकमेंड करते हैं कि वो इंडेक्स फंड से शुरुआत करें, ताकि उनका इक्विटी का एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा रहे। इंडेक्स फंड्स के कॉस्ट भी कम रहते हैं, क्योंकि कोई एक्टिव फंड मैनेजर नहीं होते हैं इनके, क्योंकि बस उनको कॉपी करना होता है फंड को, ट्रैक इंडेक्स को ट्रैक करना होता है फंड को। तो इसलिए कोई एक्टिवली कुछ मैनेज नहीं करना होता है, तो खर्चे बहुत कम हो जाते हैं, तो कॉस्ट एकदम कम हो जाता है। तो ओवर टाइम ये कॉस्ट बहुत बेनिफिट करता है इन्वेस्टर्स को। तो इसलिए हम दो बड़े रीजंस हैं जो हम नए निवेशकों को बोलते हैं कि आप इंडेक्स फंड से शुरुआत करें। ओके, तो इंडेक्स फंड बाय इट्स ओन नेचर, जैसा कि श्वेता ने भी बताया है कि ऐसे कंपनियों में ऐसे कंपनियों के शेयरों में निवेश करता है जो कि किसी बाजार के इंडेक्स में शामिल होते हैं, जिसमें हम निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 की बात कर रहे हैं। लागत कम होती है। लागत कम में मैं आपसे समझना चाहती हूँ, ये इसके तमाम फीचर्स में शुमार है। इसको थोड़ा सा आसान भाषा में मैं और आपसे समझना चाहती हूँ। जब हम कहते हैं कि इंडेक्स फंड की लागत कम होती है और ये एक पैसिवली मैनेज्ड फंड होते हैं और इसमें फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? मतलब अगर फंड मैनेजर नहीं है इसमें, तो एक निवेशक के लिए पैसे की बचत कैसे हो रही है? जी, क्या होता है, क्योंकि इंडेक्स फंड्स एक बड़ी कंपनियों में से अक्सर बने होते हैं। जैसे निफ्टी 50 देखा जाए तो निफ्टी 50 का ही एग्जांपल लेते हैं आज के फर्स्ट कॉन्वर्सेशन के लिए। तो जैसे निफ्टी 50 में हमारी कंट्री की, हमारे देश की बड़ी कंपनियां जुड़ी हुई होती हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, नए निवेशकों के लिए ये फायदेमंद होता है कि बड़ी कंपनियों में निवेश करें। और जैसे जैसे निफ्टी का जो है कॉम्पोजिशन चेंज होता है, अपने आप फंड का कॉम्पोजिशन भी चेंज होता है। तो एक तो ये है कि आप सबसे बड़ी कंपनियों में निवेश कर रहे हैं, तो इसलिए आपका डाइवर्सिफिकेशन अच्छा हो रहा है, आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो हो जाता है ऑटोमेटिक ही। फंड मैनेजर्स जो होते हैं उनकी भी तो कॉस्ट होती है, उनकी सैलरीज होती है, फंड मैनेजमेंट का कॉस्ट रहता है। तो इसमें क्या है, इंडेक्स फंड्स में वो कोई कॉस्ट नहीं है, किसी की सैलरीज आपको वैसे पे नहीं करनी पड़ रही है जो एक्ट कर रहे हैं। किसी और के एक्सपर्टीज पे आपको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि फंड मैनेजमेंट, एक्टिव फंड मैनेजमेंट में फंड मैनेजर पे ही काफी डिपेंड होता है, प्रोसेस पे डिपेंड होता है, उनकी सोच पे डिपेंड होता है। और आज इतने सारे फंड्स हैं, अगर नए निवेशक ढूंढने जाए तो वो कहाँ निवेश करें?
स्मॉल कैप में करे, मिड कैप में करे, लार्ज कैप में करे, कॉन्सेंट्रेटेड फंड्स में करे, बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक बहुत हम्म। इजी ऑप्शन हो जाता है कि इंडेक्स फंड्स चूज करें। हम्म। तो सबसे बड़ी कंपनियां मिल गई है, सबसे कम कॉस्ट मिल गया है, अच्छा हम्म। डाइवर्सिफिकेशन मिल गया है। और क्या चाहिए। हम्म। बिल्कुल। आपने कहा कि क्योंकि लागत कम है, टोटल एक्सपेंस रेशो की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सस्ता पड़ता है। अगर हम बहुत ही एक सिंपल सी भाषा में बोलें कि सस्ता पड़ता है, टोटल एक्सपेंस रेशो कम होता है एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स, बाकी फंड्स। इंडेक्स फंड का जो टोटल एक्सपेंस रेशो है वो कितना कम आता है? जी काफी कम होता है। अगर हम डायरेक्ट फंड्स जो देखें, और इन्वेस्टर्स डायरेक्ट भी जा सकते हैं क्योंकि इंडेक्स फंड्स में ऐसा कोई ज्यादा मैनेजमेंट नहीं रहता या चूजिंग का नहीं रहता है। तो जो नए निवेशक है वो डायरेक्ट भी इन्वेस्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 0.1% जो चार्ज होता है, 0.1 से समझ लीजिए 0.8% तक के कॉस्ट होते हैं इंडेक्स फंड्स के। अगर किसी एडवाइजर के थ्रू भी जाए, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी जाए, तो 0.8 तक यूजुअली इनका एक्सपेंस रेशियो जाता है। जबकि एक्टिव मैनेजमेंट का अगर आप कॉस्ट देखें तो 2% से ऊपर भी जा सकता है, 2.5% तक, 2.25% तक भी जा सकता है। तो इसमें ही आप देखिए 0.1% और 2% में ही कितना हम्म। फर्क हो जाता है। ओके। आपने एक और एक बहुत ही मेन फीचर का यहाँ पर जिक्र किया है, वो है डाइवर्सिफिकेशन। अब आपने कहा कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का फायदा इंडेक्स फंड में निवेश करने पर बहुत मिलता है। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो एक रिस्क को बैलेंस करने का जो ये एक तरीका होता है, मैकेनिज्म होता है इंडेक्स फंड का, वो कैसे काम करता है? जैसे देखिए, अगर हम कोई एक्टिव फंड मैनेजमेंट के थ्रू जाए, कोई भी एक्टिव फंड मैनेजर, वो अपना जैसे उनकी सोच के हिसाब से वो रिस्क लेंगे। तो अगर उनको लगता है कि कोई सेक्टर में ज्यादा उनको मुनाफा हो सकता है आगे जाके, तो वो ज्यादा रिस्क उस सेक्टर में ले सकते हैं। बट अगर आप इंडेक्स फंड्स में डालें, तो वैसा कोई रिस्क नहीं है। आप ऑलमोस्ट, अगर आज आप निफ्टी में देखें तो 24 सेक्टर हैं, 50 कंपनियों में 24 सेक्टर हैं। तो और जिस सेक्टर में निफ्टी का जितना योगदान है, उस सेक्टर में आपका भी पैसा वैसे ही निवेश होगा। तो एकदम अच्छे से डाइवर्सिफाई हो जाता है। और जैसे जैसे कोई सेक्टर ज्यादा अच्छा करता है या ज्यादा या अच्छा नहीं करता है, या कोई कंपनी ज्यादा अच्छी करती है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पोर्टफोलियो में भी बढ़ जाता है। तो आपको ये फायदा बहुत हो जाता है। तो आपका पोर्टफोलियो अच्छे से हम्म। डाइवर्सिफाई हो जाता है, और बिना किसी एडिशनल रिस्क के, क्योंकि इंडेक्स फंड्स को इंडेक्स को ही ट्रैक करना पड़ता है। हम्म। ओके। अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म आपसे समझना चाहती हूँ। जब हम इसमें कहते हैं कि इंडेक्स फंड में ट्रैकिंग एरर कम होता है, तो दर्शकों की समझ के लिए, किसी को इंडेक्स फंड में निवेश करना है और उसको ये समझना है कि ट्रैकिंग एरर कम होने का फायदा एक निवेशक को कैसे होगा, तो वो क्या है? जी, अब जैसे हम इंडेक्स फंड्स भी कंपेयर करें, तो हर इंडेक्स फंड सेम नहीं होगा। उनके एक्सपेंस रेशियोज अलग होंगे, उनका ट्रैकिंग एरर्स अलग होंगे। अभी ट्रैकिंग एरर का मतलब ये है कि आपकी जो इंडेक्स है उससे आपका फंड कितना अलग है, कितना दूर मैनेज हो रहा है। जैसे अगर अम, आप समझिए, अगर ट्रैकिंग एरर 1% है वर्सेस से 5% है, तो मतलब 1% तक का आपका फंड आपके इंडेक्स से थोड़ा सा फर्क है। अगर 5% है तो काफी फर्क है। तो अगर इंडेक्स ने अच्छा कर भी लिया पर आपके फंड का ट्रैकिंग एरर ज्यादा हुआ, तो आपका फंड उतना अच्छा नहीं करेगा। तो इसलिए जितना कम ट्रैकिंग एरर होता है उतना ही अच्छा है हम्म। आपके लिए। ट्रैकिंग एरर काफी रीजन से हो सकता है, जैसे क्योंकि ये फंड्स हैं, तो काफी पैसा आते जाते भी रहता है। कोई रिडेम्पशन करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसकी वजह से होता है। या फिर जैसे टाइम लेते हैं। हालांकि इनमें फंड मैनेजर्स का कोई कॉल नहीं रहता है, बट मैनेज करने के लिए जो पैसा आपका फंड होता है, तो वो अगर बहुत टाइम लेते हैं एडजस्ट करने के लिए, हम्म। अगर उतार होते हैं इंडेक्स में,
तो अगर इन्होंने टाइम ले लिया ज्यादा तो उससे भी फर्क पड़ता है। तो आप जितना कम ट्रैकिंग एरर हो उतना अच्छा है आपके फंड के लिए। ओके, तो इंडेक्स फंड के बारे में आज हम समझ रहे हैं। एक नए निवेशक के लिए इंडेक्स फंड कैसे अच्छा हो सकता है, क्या इंडेक्स फंड में निवेश करने के कुछ नुकसान भी हैं जो आपको जानने जरूरी है, और कौन से इंडेक्स फंड में आपको करना चाहिए निवेश, ये भी हम समझेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए मनी गुरु। मनी गुरु में आज हम बात करें इंडेक्स फंड की। हमारे साथ है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर श्वेता जैन। श्वेता, एक दर्शक का सवाल हम लेते हैं। हमारे पास सवाल आया है सोहम पटेल जी का, ईमेल पर इन्होंने हमें सवाल भेजा है। ये कह रहे हैं कि ये मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहते हैं। इनका जो निवेश का जो स्पैन है, होराइजन है, 15 साल का है। ये स्पेशली मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड के बारे में जानना चाहते हैं, और अगर कोई और लंबी अवधि के लिए इंडेक्स फंड में किसी और फंड में निवेश कर सकते हैं तो वो कौन सा आप रेकमेंड कर सकती हैं? जी, मैं रेकमेंड करूंगी कि मोतीलाल ओसवाल S&P 500 में निवेश कर सकते हैं। ये एक इंटरनेशनल फंड है, तो इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है। और जो पर ये याद रखें क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्होंने बताया है, इसलिए मैं रेकमेंड कर रही हूँ क्योंकि 15 साल का होराइजन ठीक है। वरना इंटरनेशनल फंड्स के साथ जो एडिशनल रिस्क आता है वो भी आता है। S&P 500 वैसे एक अच्छा इंडेक्स है जो नए निवेशक इंडियंस भी निवेश कर सकते हैं, काफी डाइवर्सिफाइड है। एक और अगर इंडेक्स फंड इनको निवेश करना है तो यूटीआई निफ्टी फंड में ये निवेश कर सकते हैं। निफ्टी इंडिया के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और S&P 500 इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, तो ये एक अच्छा बैलेंस भी हो जाएगा इनके लिए। ओके, मोतीलाल ओसवाल S&P फंड के बारे में आपने कहा इसमें इंटरनेशनल जो कंपनीज है उसके शेयरों में निवेश करता है। अगर मानिए कोई 2 या 3 ऐसे फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहें तो वो क्या एडवाइजेबल है, और अगर किसी के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी ऐसे कुछ फंड्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए? तो काफी फंड्स है जो निवेश करते हैं इनमें, जैसे नैस्डैक का भी एक फंड है, इंडेक्स फंड। बट मैं S&P 500 इसलिए रेकमेंड करती हूँ क्योंकि नैस्डैक मोस्टली टेक्नोलॉजी स्टॉक्स से हैवी है, तो काफी रिस्की हो जाता है। हालांकि लास्ट 5 साल में नैस्डैक ने काफी बेटर किया है S&P 500 से, पर S&P 500 में डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है और लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है ये बेटर है। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स वैसे इसमें भी है, बट नैस्डैक इज टेक्नोलॉजी हैवी, सो वो थोड़ा फर्क हो जाता है। जो इनको होल्ड कर रहे हैं, मैं रेकमेंड करूंगी कि इनमें अपने इन्वेस्टमेंट्स जारी रखें और रेगुलरली इनको टॉप अप करते रहें, क्योंकि तभी इनका फायदा होगा। S&P 500 वगैरह में जैसे हम जो कंपनीज यूज करते हैं, जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, एप्पल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, गूगल हुआ, अल्फाबेट, amazon हुआ, ये सब हम यूज करते हैं, फेसबुक हुआ, तो इसलिए हमें इसका फायदा हो सकता है हमारे पोर्टफोलियो में भी। तो इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं कि मोतीलाल ओसवाल S&P 500 एक अच्छा तरीका है उसमें एक्सपोजर लेने के लिए। तो ये एक अच्छा फंड है, इन्वेस्टर्स ऐड कर सकते हैं। ओके, अब इंडेक्स फंड में निवेश करने की एलिजिबिलिटी किसके लिए परफेक्ट बैठती है? आपने कहा कि एक नया निवेशक को आप रेकमेंड करते हैं कि इंडेक्स फंड में निवेश करें, उसके पीछे क्या रीजन है? यहां मैं समझना चाहती हूं कि जो जोखिम है, रिस्क है एक नए निवेशक के लिए, क्या उसको ध्यान में रखते हुए इंडेक्स फंड में निवेश करना आप सही मानती हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने बताया इसमें अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक तो आपका 50 कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन हो गया। सबसे बड़ी कंपनीज इसमें है, तो आपने अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। और जो आपको कोई फंड मैनेजर का रिस्क नहीं लेना है, आपके जो इंडेक्स में है जो भारी है, समझिए रिलायंस अगर 10% का वेट है निफ्टी में, तो आपके पोर्टफोलियो में भी 10% का वेट ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये एक बहुत इजी तरीका है निवेश करने का। बट यही नहीं है कि सिर्फ नए निवेशकों को इन्वेस्ट करना चाहिए इंडेक्स फंड्स में। इंडेक्स फंड्स हम सबके पोर्टफोलियो का एक कोर हिस्सा जो है, एक
मेन हिस्सा बन सकती है, जो एक कॉस्ट कम रखे। तो ओवर टाइम जैसे हम इक्विटी में 10-15 साल के लिए निवेश करते हैं, तो ओवर टाइम ये जो हम कॉस्ट बचाते हैं 1.25%, 2%, ये हमारे रिटर्न में ऐड होता है। तो एक हर निवेशक के पोर्टफोलियो में कोर पोर्टफोलियो इंडेक्स फंड्स बिल्कुल हो सकते हैं। ओके। अब सबसे जरूरी बात कि इंडेक्स फंड में निवेश करने का तरीका क्या है श्वेता? बाकी जैसे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से? जी, बिल्कुल उसी तरीके से निवेश किया जा सकता है। आप अपना केवाईसी करिए, और फिर आप जो फंड में निवेश करना चाहे उस फंड में निवेश करिए। हालांकि जैसे हम दूसरे फंड्स के लिए भी कहते हैं, आप एसआईपी करिए। तो हर महीने आपका जो किसी गोल के लिए अगर आपने आइडेंटिफाई किया है, तो वो एक अच्छा तरीका है निवेश करने का। और हर महीने आप निवेश कर सकते हैं एसआईपी के द्वारा, तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है। ओके। एक और सवाल हम लेते हैं। हमारे पास जो सवाल आ रहा है वो है ऋषिकेश जी का सवाल ईमेल पर। ये कह रहे हैं कि बाजार की गिरावट जैसे कि स्थिति हम आजकल में देख ही पा रहे हैं, इसमें इंडेक्स फंड में निवेश कैसा ऑप्शन है? आपने एक तो हमने जाना कि एक नए निवेशक के लिए इंडेक्स फंड में निवेश करना बेहतरीन है। बाजार की जब गिरावट होती है तो उसमें निवेश कैसा है? ऋषिकेश जी पूछ रहे हैं। और निफ्टी इंडेक्स फंड में निवेश पर इन्हें सलाह चाहिए। जी, जब बाजार गिरता है तब तो और भी अच्छा टाइम है निवेश करने का। बट हम यही करते हैं कि हम डर जाते हैं, हम पैनिक कर जाते हैं उस समय। इसीलिए निफ्टी जो इंडेक्स फंड्स हैं, वो काफी अच्छा ऑप्शन है तभी भी हमको निवेश करने के लिए, क्योंकि हमको फिर इधर उधर नहीं ढूंढना है कि स्मॉल कैप में डालें या कहाँ डालें। निफ्टी इंडेक्स फंड्स में डाल दिए तो वो एक आसान कॉल हो जाता है। और अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करें तो वो और भी अच्छा है। बस यही इम्पोर्टेंट है कि आप अपने निवेश जो आपने एक डिसीजन लिया है उसके साथ बने रहें, और अपने गोल की तरफ बढ़ते रहिए। तो निफ्टी जैसे ये है इंडेक्स फंड, आपके लिए फायदेमंद होगा मार्केट के गिरने पे भी, क्योंकि आपको थोड़े कम भाव में मिल जाएगा, तो वो और भी अच्छा है आपके लिए। और आप यूटीआई निफ्टी फंड में निवेश कर सकते हैं। अ, आपको उससे फायदा ही होगा। ओके, यूटीआई निफ्टी फंड में निवेश आप जारी रख सकते हैं ऋषिकेश जी। और इंडेक्स फंड में ऑफ कोर्स बाजार की गिरावट में निवेश का काफी फायदा है जो आप इसमें डेफिनेटली उठा सकते हैं। अब इंडेक्स फंड की क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है श्वेता, इसमें जैसे कोई हमें एक सवाल आ रहा है, इसको मैं देख के आपको बताती हूँ। हाँ, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर तो हम समझ रहे हैं कि इंडेक्स फंड के फायदे और खूबियां क्या है, लेकिन क्या कोई पॉसिबल डाउन साइड्स भी हैं इंडेक्स फंड में निवेश करने के, जिसे हम नुकसान कहते हैं, कि इंडेक्स फंड में निवेश करने से पहले कम से कम इन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? जी बिल्कुल, नुकसान भी है। इंडिया में अभी भी एक्टिव मैनेजमेंट जो है वो काफी पॉपुलर है, और एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं इंडेक्स फंड से ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और अभी भी स्कोप है इंडिया में इसको आउट परफॉर्म करने के लिए। तो अगर आपने कोई इंडेक्स फंड्स में निवेश किया है, तो आपको इंडेक्स के ही रिटर्न्स मिलेंगे, आप वो एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं मिलता है। तो वो एक नुकसान है इंडेक्स फंड्स का, कि जहां फंड मैनेजमेंट एक रोल प्ले करता है, एक्टिव फंड मैनेजमेंट, वो मिसिंग हो जाता है। और ओवर टाइम एटलीस्ट लास्ट 5 साल में, 10 साल में हमने देखा है कि एक्टिवली मैनेज फंड्स ने इंडेक्स फंड्स को बीट किया है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसा हो, और हम ये देख भी रहे हैं, जैसे यूएस में इंडेक्स फंड्स काफी पॉपुलर हैं। जो पहले एक्टिवली मैनेज फंड्स पॉपुलर थे और अभी इंडेक्स फंड्स पॉपुलर है, तो इंडिया भी उस रास्ते जा रहा है। और काफी अगर आप देखें तो पिछले साल भर में काफी इंडेक्स फंड्स इंट्रोड्यूस भी हुए हैं इंडिया में। तो इंडिया भी उसी तरह चलेगा। और मैं मानती हूँ कि इंडेक्स फंड्स आगे के लिए, जैसे मैंने बताया, कोर हर किसी के पोर्टफोलियो का कोर बन के रहेगा। ओके। एक दर्शक हमसे पूछ रहे हैं कि जैसे श्वेता जी ने कुछ समय पहले बोला कि इंडेक्स फंड क्योंकि पैसिवली मैनेज फंड है, आप म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में भी निवेश कर सकते हैं। थोड़ा सा वो इसमें और समझना चाहते हैं कि डिफरेंस क्या है
हम जब म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान की बात करते हैं जिसपे आप खुद जाकर एक निवेशक जो फंड खरीदता है उसमें कोई जो बीच में एक मीडिएटर होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है एज कम्पेयर टू इंडेक्स फंड जिसमें कोई एक वहां पर भी कोई एक फंड मैनेजर नहीं होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डायरेक्ट में निवेशक जा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा चॉइस की बात नहीं है, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है कि कहाँ पैसा डालें, इसलिए डायरेक्ट में जा सकते हैं। अगर रेगुलर प्लान में जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जैसे अगर 0.1% एक्सपेंस रेशियो है डायरेक्ट का, तो शायद 0.4% या 0.5% है रेगुलर प्लान का जो एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू है। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। बट अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाए तो या एडवाइजर के थ्रू जाए, एक फायदा आपको ये रहता है कि ऐसे टाइम पे जहां मार्केट में ज्यादा उतार होते हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं, वो आपको कोई हेस्टी डिसीजन जो आप डर के लिए, तो वो उससे आपको रोक सकते हैं। अगर आपको इमोशनली स्ट्रांग है और आपको ऐसा नहीं है कि मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ आपको भी लगता है कि नहीं मैं पैनिक सेल कर दूं या मार्केट जब बहुत चढ़ गया है तो मैं खरीद लूं ज्यादा, तो अगर आप इमोशनली मैनेज कर सकते हैं कर सकते हैं अपने आप को, तो आप डायरेक्ट भी निवेश कर सकते हैं। ये मेन डिफरेंस होता है। कुछ अपनी कुछ अपनी रिकमेंडेशन इंडेक्स फंड्स की बताइए श्वेता, और क्या रीजन है कि आप ये पर्टिकुलर इंडेक्स फंड्स निवेशकों को कह रही हैं कि पोर्टफोलियो में शामिल किए जा सकते हैं? जी, यूटीआई निफ्टी फंड मैं रेकमेंड करूंगी, क्योंकि ये एक निफ्टी 50 जैसे मैंने बताया एक अच्छा सा डाइवर्सिफाइड फंड है, एक्सपेंस रेशियो कम है, काफी अच्छा फंड है जो मुझे रेकमेंडेशन देने में काफी कॉन्फिडेंट लगती हूँ मैं मुझे। एक है आईसीआईसीआई का निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड, जिनको थोड़ा सा अग्रेसिव होना है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं निवेशक जो, तो उसके उनके लिए मैं रेकमेंड करती हूँ ये फंड, क्योंकि ये नेक्स्ट 50 जो है जो 50 सबसे बड़ी कंपनीज है कंट्री की, उसके बाद की 50 कंपनीज हैं, तो ये भी एक अच्छा इंडेक्स फंड लगता है मुझे। अगेन कॉस्ट भी इसकी कम है। और एक और फंड जो है मोतीलाल ओसवाल S&P 500, वो भी मैं रेकमेंड करती हूँ। वो इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन के लिए काफी डिवर्सिफाइड है, काफी जाने माने नाम है, हमको उनको ओन करने में अच्छा लगता है क्योंकि हम उनको सब यूज भी कर रहे हैं, चाहे वीजा हुआ, चाहे जॉनसन जॉनसन हुआ, ये सब कंपनीज जैसे मैं फेसबुक गूगल सब बताया, अल्फाबेट, तो ये हम अपने पोर्टफोलियो में ओन भी कर सकते हैं। तो ये तीन फंड मुझे लगता है अगर एक निवेशक के पास है तो काफी डाइवर्सिफाइड और अच्छा पोर्टफोलियो हो गया है। तो ये कुछ इंडेक्स फंड के इंडेक्स फंड्स है जो कि श्वेता बता रही हैं कि कौन से आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, और एक नए निवेशक के लिए या फिर गिरते बाजार में इंडेक्स फंड्स कैसे काम करते हैं ये समझाया श्वेता ने। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज के शो में शामिल होने के लिए। इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। आप सब देखते रहिए जी बिजनेस।